डीमन फिर से राइज होने लगे हैं, वो भी ह्यूमंस के वर्ल्ड पर। ऐसा लग रहा था जैसे कि वर्ल्ड पर जल्द ही कोई कैलेमिटी आने वाली है। ह्यूमैनिटी को लीड करने वाले में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर में से एक ग्रेट वॉर शुरू हो गया था। ऑल ह्यूमंस वर्सेस डीमन के बीच ह्यूमन काइंड्स का अस्तित्व खतरे में था। हार या एक नई उम्मीद, यह सबसे मजबूत बनने का एक नया तरीका। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें लाशों को दिखाया जाता है, फिर अपने माइंड में कोई बोलता है, इन द एंड सभी कोई मारे गए, मैं सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर, मैं भी मरने वाला हूँ। ये बोलने वाला हमारा एमसी ही होता है। एमसी आगे बोलता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शब्द कितना बेकार है, जबकि मैंने क्लियरली 7 फाइन डीमंस को मार डाला। तो क्यों? ऐसा क्या है कि एशियन किंग मॉन्यूमेंट में अभी भी एक डीमन जिंदा है? हम ह्यूमंस अभी तक डीमंस की ताकत का पूरी तरह से पता नहीं लगा पाए हैं। ये सब मेरी गलती है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने की जिम्मेदारी भी नहीं निभा पाया। फिर हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो एमसी को देख रहा होता है। फिर एमसी बोलता है उसे, ये क्या चाहता है मेरे से? फिर हम देखते हैं डीमंस अपनी आँख को एमसी की तरफ बढ़ाने लगता है और एमसी का आँख धीरे-धीरे बंद होने लगता है। एमसी बोलता है, क्योंकि मैंने इसके बहुत से सबऑर्डिनेट्स को मार डाला है, इसलिए वो मेरा डेड बॉडी चाहता है। फिर हम देखते हैं एमसी की आँख पूरी तरह से बंद हो जाती है। फिर एमसी बोलता है, बिल्कुल काला, ये वही चीज़ है जो मरने के बाद दिखाई देती है। फिर अचानक से एमसी को एक लाइट दिखती है, एकदम छोटी, फिर वो बड़ी होने लगती है, फिर अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है। फिर कोई चिल्ला के बोलता है, अटेंशन! फिर हमें किसी की आँख को दिखाया जाता है, ये हमारा एमसी होता है। फिर एमसी बोलता है, हाँ? क्या? मैं कहाँ हूँ? ये मत बोलना कि मैं सपना देख रहा हूँ, ये सच में बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है। हुआ क्या अभी? एमसी अपने फेस को टच करते हुए बोलता है, चिल्लाते हुए, ये मेरा फेस नहीं है, क्या हुआ मेरे कूल एंड अनबीटेबल हैंडसम फेस और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी को? कहाँ हूँ मैं? फिर हमें उस जगह के बारे में बताया जाता है, ये होता है हीलियस रीजन। यहाँ सभी सोल्जरों को ट्रेन किया जाता है। फिर उसके बाद एक पीले बालों वाला बंदा सभी को बोल रहा होता है, तुम लोगों को ये बात अपने भेजे में बैठा लेनी चाहिए कि सोल्जर इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। सोल्जर रिप्रेजेंट करता है प्रोटेक्शन एंड होप को, और हमें इस पीले बालों वाले का नाम बताया जाता है हीलियस रीजन का थर्ड कमांडर, जी याओ टेंग। जी याओ टेंग सभी को बताता है हिस्ट्री के बारे में। सन 369 की ईयर में 6 बड़े एशियन किंग मॉन्यूमेंट सडनली अपीयर हो गए। फिर वहां से हमारे प्लेनेट में तबाही आनी चालू हो गई। क्रिएचर जिसे हम बोलते हैं डीमंस, वो वहां से बाहर आने लगे और चारों तरफ मौत का नंगा नाच फैल गया। जहां तक हमारा सवाल है, तो उस बैटल के बाद हमें बहुत सी ज़्यादा क्रुएलिटी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कई स्पीशीज गायब हो गई। हम फाइनली डीमंस के खिलाफ रजिस्ट करने के लिए एक बढ़िया तरीका लेकर आए। उसका नाम है द ट्रांसप्लांटेड आर्मर। डीमंस के इनर कोर को इकट्ठा करके हम एक आर्मर में डालते हैं, जहां उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अगर कोई पर्सन उसे जितने परसेंट तक कंट्रोल कर लेता है, उसे उतनी ज़्यादा ही पावर मिलती है। इस तरह हम डीमंस को भी मार सकते हैं। अगर आप लोगों ने मार्वल देखा होगा, तो आयरन मैन जिस तरह अपने चेस्ट के बीच में आर्क रिएक्टर को रखता है, ठीक उसी तरह ये लोग भी डीमंस के इनर कोर को चेस्ट में रखते हैं, जिससे इन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। अब टेंग आगे बोलता है, 60 ईयर पहले ह्यूमैनिटी का सबसे नोबल और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर एंग, वो व्यक्ति जिसने बहुत से सोल्जरों को जन्म दिया, वो राजा जिसने हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन वेव के खिलाफ जाने के लिए दुनिया के सभी सोल्जरों को लीड किया, जिसके कारण वो ह्यूज बैटल अनगिनत महीनों तक चली, जिससे वर्ल्ड केओस में जाने लगी थी। बट इन द एंड ह्यूमन सोल्जर ने डीमंस वेव को रोक दिया, जिसके कारण उन डीमंस को बहुत ही ज़्यादा नुकसान को झेलना पड़ा। उसके बाद एक नया एरा स्टार्ट हुआ, जहाँ हम अभी रह रहे हैं, वो भी 60 साल बाद। इस बात को सुनकर एमसी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और एमसी अपने दिमाग में बोलता है, 60 ईयर के बाद? क्या मैं 60 ईयर के बाद रीइंकार्नेट हो गया हूँ? फिर उतने में याओ टेंग बोलता है, बहुत ही सैड होके, लेकिन साथ ही हमने अनगिनत महान और स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को हमेशा के लिए खो दिया है। ह्यूमैनिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर की तो बात ही अलग है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हाईएस्ट टियर 7 फाइन डीमंस के साथ बैटल करते हुए मारे गए। उनका ग्रुप उन डीमंस के खिलाफ राइटियस बैटल में भाग लिया और ह्यूमैनिटी को पीछे हटने के लिए मना कर दिया, जिससे एक नए एरा का शुरुआत हुआ। इसी तरह उस हिस्टोरिकल बैटल को बैटल ऑफ डॉन के नाम से जाना जाता है। एमसी अपने दिमाग में बोलता है, ये गलत है। हमारी उस बैटल में 7 फाइन डीमंस नहीं बल्कि 8 फाइन डीमंस थे। हालांकि मैं भी हैरान हूँ, लेकिन मैंने खुद भी इसे देखा है।
आज तक ह्यूमंस डीमंस के क्षमताओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। फिर याओ टेंग आगे बोलता है, अगर वो ना होते तो हम सभी आज यहाँ ना होते। सोल्जर के बिना ना लाइफ है ना घर है। ये सभी चीजें एक सोल्जर के पहचान है, जो रिप्रेजेंट करता है प्रोटेक्शन एंड होप को। फिर याओ टेंग चिल्ला के बोलता है, क्या तुम लोगों को अब समझ में आया एक सोल्जर होने का मतलब? फिर सब कोई चिल्ला के बोलते हैं, यस कमांडर। फिर कोई बोलता है, ये सही नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है याओ टेंग बोलते हैं, हाँ। फिर हम देखते हैं ये बोलने वाला हमारा एनसी होता है, जो अकेले ही बात कर रहा होता है, जिसे देखकर उसकी तरफ याओ टेंग जाने लगता है और उसे बोलता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आया सोल्जर होने का सिंबल क्या होता है? फिर गुस्से से याओ टेंग उससे पूछता है, क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? फिर एमसी बोलता है थोड़ा हिचकिचाते हुए, मेरा। फिर अपने माइंड में बोलता है, क्या इन्हें मैं बता दूं कि मैं एंग हूँ? कोई मुझ पर विश्वास करेगा कि मैं एंग रिनकार्नेट हो गया हूँ, वो भी 60 ईयर के बाद एक कचरे बॉडी में? फिर याओ टेंग उससे बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारे उस महान व्यक्ति के नाम के ऑनर को इस तरह से रेस्पेक्ट दोगे। हालांकि तुमने उनका नाम को भी अपना नाम बना लिया है। तुम जैसा एक कीड़ा जो अभी तक एक सोल्जर के सेल्फ कल्टीवेशन के फाउंडेशन को अचीव नहीं कर पाया है, और फिर भी तूने हमारे महान सोल्जर एंग के नाम को इस्तेमाल करने का कैसे सोच लिया कीड़े? इसे खाकर एमसी अपने माइंड में बोलता है, फक ये यूजलेस बॉडी इतने छोटे हमले पर भी रिएक्ट नहीं कर सकता, और इसने फिर भी मेरे नाम को अपना नाम बना रखा है। फिर याओ टेंग बोलता है, सोल्जर एवोल्यूशन के बाद तुझमें मैं और भी ज्यादा टेंशन दूंगा। फिर सभी को चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम सभी लोगों ने सुना? फिर सभी लोग बोलते हैं, यस सर। फिर उसके बाद आगे बोलता है याओ टेंग, आगे बढ़ो इवोल्यूशन फील्ड की तरफ, अगला होगा तुम सभी का फिजिकल इवोल्यूशन टेस्ट। उसके बाद जिसने हमारे एमसी को पकड़ा होता है वो बंदा बोलता है, क्या तुम ठीक हो? एमसी बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो बंदा आगे बोलता है, तुम जिस बंदे का नाम यूज कर रहे हो वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। फिर हमें उसका नाम बताया जाता है, जो कि होता है लान शिन्यू इवोल्यूशन सोल्जर। वहीं पे एक लड़की खड़ी होती है और बोलती है, तुम में हिम्मत तो है नहीं और तुम्हें बुलाया जाए महान एंग के नाम से? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास भी उन्हीं की तरह कैपेबिलिटी हो सकती है, जबकि तुम्हारा नाम भी वैसी है? तो हाउ चाइल्डिश। फिर हमें उसका नाम बताया जाता है, जो कि होता है सीतू लिू। सीन्यू बोलता है, ब्रो वो लड़की सच में कॉकी एटीट्यूड वाली है। तो एमसी बोलता है, उसे क्या फर्क पड़ता है मेरा नाम क्या है? तो सीन्यू बोलता है, तुम नहीं जानते हो ना उसे, है ना? ब्रो वो हमारी बैच की सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। सीतू लिव एक यंग लेडी जिसका निकनेम कोल्ड ब्लडेड डीमन है। वो हीलियस रीजन की सबसे महान मार्शल फैमिली सीतू फैमिली की लड़की है। तो एमसी बोलता है, सीतू, हाँ क्यों, ये फैमिली मुझे बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रही है। सीनू हमारे एमसी को उठाने लगता है। फिर हमारा एमसी उसे थैंक्स बोलता है। फिर हम उन दोनों के पीछे एक फ्लैश लाइट चमकती हुई दिखाई जाती है। वहां से फिर एक लड़की आ रही होती है, फिर बोलती है, वाह सच में ये एक प्यार से भरा हुआ ब्रोमांस है। क्या तुम दोनों मुझे इग्नोर कर सकते हो और तुम्हारा कंटिन्यू कर सकते हो ब्रोमांस? जिसे सुनकर एमसी बोलता है, कौन हो तुम? एमसी को बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है और सीनू और वो लड़की बात करने लगती है। सीनू उस लड़की से बोलता है, क्या तुमने अभी एक फोटो लिया? तो वो लड़की बोलती है, हाँ। फिर एमसी बोलता है, ये कोई जरूरी बात नहीं है। फिर वो लड़की अपने बारे में बताती है, मेरा नाम है स्यू यूही, तुम लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। वो चमकता हुआ ब्रो रोमांस जो तुम लोगों के बीच था, मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ये सब चीजें वो लड़की अपने माइंड में सोच रही होती है और आगे हंसते हुए बोलती है, सच में ये बहुत ही ज्यादा प्यारा था। तो एमसी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये सच में लड़की बहुत ज्यादा पागल है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें फिजिकल एवोल्यूशन फील्ड की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ एमसी हंसते हुए बोलता है, भले ही मैं इस कचरे बॉडी के साथ हूँ, फिर भी मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर हूँ। वो मेरे सामने इस बात पर डिस्कस करने की हिम्मत करते हैं कि एक सोल्जर होने का क्या मतलब होता है। इस तरह का एवोल्यूशन टेस्ट कितना हंसाने वाली है। तुम सभी मुझे देखो, मैं किस तरह एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट अचीव करता हूँ, जिसे देखकर तुम लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। हमें एक इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो बोलता है, द फर्स्ट एवोल्यूशन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ फिजिकल असेसमेंट, एक लॉन्ग डिस्टेंस रन जिसमें तुम्हारे विल पावर का टेस्ट होगा। फिर सभी से चिल्ला के बोलता है, तुम अब शुरू कर सकते हो। फिर हम एमसी को देखते हैं, लगता है कि सभी से आगे निकल गया होता है। फिर अपने माइंड में बोलता है, ये अच्छी बात है, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर फर्स्ट प्लेस पर आ जाऊंगा तो ये एक नया रिकॉर्ड तोड़ने जैसा होगा। फिर हम देखते हैं एमसी ने सच में एक रिकॉर्ड तोड़ दिया होता है, वो भी पीछे से। फिर रेस इंस्ट्रक्टर बोलता है, एंड लास्ट प्लेस।
तुमने सच में सबसे बढ़िया रिकॉर्ड बनाया है लॉन्ग डिस्टेंस रन के हिस्ट्री में। फिर हम हमारे एमसी को देखते हैं जो नीचे गिरकर धरती चाट रहा होता है और अपने माइंड में बोलता है, वेट अ मिनट, क्या ही भयानक बॉडी है ये। वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें सेकंड टेस्ट के बारे में बताया जाता है जो होता है सेकंड स्टेज ऑफ फिजिकल असेसमेंट, टेस्ट ऑफ आर्म स्ट्रेंथ। वहाँ भी हमारा एमसी लास्ट आया होता है और अपने माइंड में बोलता है, फक, मैंने अपना कलाई मोड़ लिया। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें थर्ड टेस्ट के बारे में बताया जाता है जो कि होता है थर्ड स्टेज ऑफ फिजिकल असेसमेंट, लेग स्ट्रेंथ। उसमें सीतू लुई ने 2 मीटर कूदा होता है और हमारे एमसी ने 1 मीटर, जिसे देखकर लियू बोलती है, इडियट कहीं का। फिर एमसी के रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है जिसमें बोला जाता है, एंड तुम्हारा रिजल्ट फिजिकल एवोल्यूशन का ओवरऑल, तुम फर्स्ट प्लेस पर आए हो, वो भी पीछे से। जिसे सुनकर एमसी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। फिर आगे बोला जाता है, बेकार और सबसे रिडिकुलस रिजल्ट पूरे हिस्ट्री में, तुम एलिमिनेशन के कगार पर हो। फिर वहाँ पे हमारा दोस्त सीनू आ जाता है जो हमारे एमसी को बोलता है, ब्रदर एंग, क्या तुम ठीक हो? फिर वहाँ पे यू हुए भी आ जाती है और उनका फोटो लेते हुए बोलती है, ये उनके फोटो लेने का मेरा आखिरी मौका है, व्हाट अ वेस्ट। फिर वो इंस्ट्रक्टर जो हमारे एमसी लोगों का टेस्ट लिया होता है, वो कमांडर याओ टेंग के पास आके बोलता है, कमांडर याओ टेंग, जिस तरह का एंग का रिजल्ट है, उसके बाद उसे दूसरे एवोल्यूशन में लेके जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने उसके जैसा बुरा किया हो, हम उसे सीधा हटा सकते हैं। ये बात हमारे एमसी के लिए ही हो रही होती है। याओ टेंग इंस्ट्रक्टर से बोलता है, भले ही उस दुबले पतले लंगूर के लिए कोई उम्मीद ना बची हो, उसे दूसरे एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। हाँ, एनीवे, ये उसका लास्ट एवोल्यूशन है, तो सेकेंड असेसमेंट चालू करो। तो फिर वो इंस्ट्रक्टर चिल्ला के बोलता है, यस सर। फिर हमें एक टावर को दिखाया जाता है जहाँ से अनाउंसमेंट होती है, सेकेंड असेसमेंट स्टार्ट हो रहा है। हमें सेकेंड असेसमेंट टेस्ट के बारे में बताया जाता है जिसमें सिंथेटिक आर्मर को सभी लोगों को पहनाया जाएगा। उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी को सिंक्रोनाइज करने की लिमिट को देखा जाएगा, जिसमें जो ज़्यादा सिंक्रोनाइज कर सकेगा उसे उतना ज़्यादा डीमंस का पावर मिलेगा। फिर हमें टावर से अनाउंसमेंट होता हुआ सुनाया जाता है जिसमें बोलते हैं, एवोल्यूशन सोल्जर्स, आगे बढ़ो एवोल्यूशन फील्ड की तरफ। फिर एमसी अपने माइंड में बोलता है, एक टेस्ट जिसमें सिंक्रोनाइज्ड आर्मर के साथ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को सिंक्रोनाइज किया जाएगा। ये मेरे पास एक मौका है। मैं 60 ईयर पहले मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंट था जिसकी फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक आर्मर के साथ 96% से भी ज़्यादा सिंक्रोनाइज थी। इस बॉडी की फिजिक्स बेकार हो सकती है लेकिन किसी की सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी उसकी विल पावर पर डिपेंड करता है। हमारे बैच के उन कमीनों ने मुझे एक मजाक के तौर पर इस्तेमाल किया। सालो, तुम मुझे अब देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर की सिंक्रोनाइज फ्रीक्वेंसी कौन से रियलम में है। फिर सभी को वो आर्मर पहना दिया जाता है। फिर एमसी अपने माइंड में बोलता है, तो ये है 60 ईयर के बाद सिंथेटिक आर्मर। हाँ, थोड़ा अजीब है और थोड़ा हल्का भी है। और उसके बाद वहीं पे किसी का टेस्ट लिया जा रहा होता है और हमें उसका सिंक्रोनाइज फ्रीक्वेंसी बताया जाता है, वो होता है 39%। जिसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग बोलते हैं, जैसा कि एक्सपेक्टेड था सीटू लीव से, वो सच में 39% तक पहुँच गई। फिर इंस्ट्रक्टर उसे बोलता है, तुम पास हो गई हो। फिर वहाँ पास खड़े लोग आगे बोलते हैं, ये इस ईयर का हाईएस्ट स्कोर होना चाहिए। जो लोग मार्शल फैमिली में पले बड़े होते हैं, वो सच में हम सभी से अलग होते हैं। एमसी अपने माइंड में बोलता है, ब्लड विक्टिम ऑफ प्यूबर्टी। फिर उसके आगे खड़ा हुआ बंदा बोलता है, एक लड़की जो हमेशा चमकते रहती है। फिर हमें लियू की तरफ दिखाया जाता है जिसका टेस्ट पूरा हो गया होता है और वो स्टाइल के साथ नीचे आ रही होती है, जिसे देखकर कुछ बंदे बोलते हैं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो इस साल की स्ट्रॉन्ग न्यूबी है। मैंने सुना है कि वो छोटी सी उम्र से ही कुछ हार्ड मार्शल आर्ट सीख रही है। फिर कुछ बंदे बोलते हैं, भूल जाओ इसे, ये खाली प्योर टैलेंट है जिसके सामने कोई भी एफर्ट लगा के फर्स्ट प्ले पर नहीं आ सकता है। फिर और लोग कुछ तारीफ करते हुए बोलते हैं, क्या तुमने देखा था, वो पोनीटेल में अच्छी लगती है और जब उसके हेयर नीचे होते हैं तब भी वो बहुत अच्छी लगती है। और कुछ लोग बोलते हैं, वो नोबल फैमिली से है, उसकी परवरिश बहुत ही अच्छी हुई है
और वो बहुत ही आगे जाएगी, उसकी कैपेबिलिटी हमारे से बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि वो बड़ी घर की लड़की है। जहाँ तक रही हमारी बात, हम तो बस इस दुनिया में बचे हुए लोगों का रोल निभाने आए हैं। फिर हमें एक दरवाजे को दिखाया जाता है जिसके पीछे कोई हाँफ रहा होता है। ये होती है लिव, जो बहुत ही ज़्यादा शर्मा गई होती है और अपने माइंड में बोलती है, तुमने अच्छा किया लिव, तुम्हें मिले हैं 39%, जिसे सुनकर हँसने लगती है। उसके बाद आगे बोलती है, इस तरह का रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होता है। फिर अपने आप को थोड़ा शांत करवाते हुए बोलती है, हालाँकि इतने लोगों का तारीफ़ करना मुझे इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा-सा कम हो जाता तो थोड़ा अच्छा रहता। काम डाउन लिव, तुम्हें ज़रूरत है शांत रहने की। वहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है और वो अपने माइंड में बोलता है, ये अच्छा है, असेसमेंट के समय अचीव करना सिंक्रोनाइज़ फ्रीक्वेंसी को 39% तक। फिर उसके पीछे सीनियो आ जाता है और वो बोलता है, वो सच में स्ट्रॉन्ग है ना? उसे देखकर मुझ में भी जोश आ रहा है। मैं उसकी स्लिम फिजिक्स के पीछे एक रेजिंग एनर्जी को फ़ील कर सकता हूँ। तो एमसी भी बोलता है, हाँ, मैं भी इसके पीछे रेजिंग एनर्जी को फ़ील कर सकता हूँ। सीनू आगे बोलता है, लेकिन मैंने जब तुम्हारे तरफ देखा तो तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रहे थे। एमसी बोलता है, हाँ, थैंकफुली, क्योंकि मुझे पहले से इसकी आदत है। जिसे सुनकर सीनू बोलता है, हाँ? क्या बोला तुमने? इसकी आदत है तुम्हें? फिर हमें उस टेस्ट के बारे में बताया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम इसका यूज़ कर रहे होते हैं, जिसका कारण हमें उस असेसमेंट टेस्ट के बारे में बताया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आए होते हैं और इसका यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके कारण इन्हें फर्स्ट टाइम पेन का एक्सपीरियंस हो रहा होता है और इन्हें डीमन्स कोर से निकल रही स्ट्राइक के फ़ोर्स को सहन करना पड़ता है और जो लोग इसे सहन नहीं कर पाते हैं, वे गिव अप कर देते हैं। वहीं जो लोग इस पेन को बर्दाश्त कर लेते हैं 10% तक, उन्हें पास कर दिया जाता है। बिल्कुल यहाँ कुछ ऐसे भी रिज़ल्ट थे, जिन्हें देखकर लोग शॉक हो गए थे। हमें सीनियो के सिंक्रोनाइज़्ड फ्रीक्वेंसी का रिज़ल्ट बताया जाता है, वो होता है 24 और यूहुए का होता है 30। जिसे देखकर कमांडर बोलता है, हमने सच में इस बार कुछ कैपेबल यंगलिंग्स की खोज की है। फिर वहीं पे एक लेडी आ जाती है और बोलती है, अदर सी रैंक वाले रीजन की तुलना में 30% या उससे ज़्यादा सिंक्रोनाइज फ्रीक्वेंसी के साथ पहले से ही 9 फ्यूचर वाले सोल्जर बैठे हुए हैं। आगे बोलती है, इस बैच के नए सोल्जर में बहुत अच्छी इन्नेट क्वालिटीज़ हैं। कमांडर एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनमें खराब इन्नेट क्वालिटीज़ भी हैं। फिर हमारा एमसी कमांडर की तरफ एक स्माइल पास करता है और आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बोलते हैं, डूड, इस बंदे का नाम एंग है ना? ऐसे बॉडी के साथ वो आर्मर उसे तब तक प्रेशर देगा जब तक वो खून की उल्टी ना कर दे। फिर सभी हँसने लगते हैं और आगे बोलते हैं, ये तो वो फूल है जिसने सभी असेसमेंट के सभी स्टेजों में लास्ट स्कोर हासिल किया हुआ है। एमसी अपने माइंड में बोलता है, बस हँसते रहो, तुम लोगों को अभी तक इस दुनिया में कोई डेविल नहीं मिला है। इतना हैरान मत हो जाना जब तक तुम्हारा जबड़ा खुल ना जाए और एकदम अजीब सा स्माइल कर रहा होता है। हमें एमसी की तरफ दिखाया जाता है, वो बोलता है मैं रेड वाला चूज़ करूँगा, एक स्ट्रेंथ कोर। फिर हमें उन कोरों के बारे में बताया जाता है। बैटल में मिले डिमोनिक कोर को 6 डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी में बाँटा गया है। सबसे पहला आता है रेड, जो होता है रिप्रेज़ेंट करता है स्ट्रेंथ कोर को। फिर आता है येलो, जो रिप्रेज़ेंट करता है डिफेंस को। फिर आता है ग्रीन, जो रिप्रेज़ेंट करता है रिकवरी को। फिर आता है ब्लू, जो रिप्रेज़ेंट करता है एजिबिलिटी को। फिर आता है पर्पल, जो रिप्रेजेंट करता है सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ को। फिर आता है ब्लैक, जो रिप्रेजेंट करता है टाइम एंड स्पेस को। और इन सब में सबसे ज़्यादा रेयर ब्लैक ही है। एमसी बोलता है, अच्छा, इसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी। फिर अपने माइंड में बोलता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विल पावर। विल पावर तुम्हारा डिपेंड करता है डिमोनिक मॉन्स्टर कोर से तुमको मिलने वाली चार्ज की सीमा, जो अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। ये आगे चलकर व्यक्ति के रेजिस्टेंस को भी तय करती है। हमारे एमसी का सिंथेनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके आगे खड़ा हुआ इंस्ट्रक्टर उसे बोलता है, क्या तुम्हारा हो गया? तो एमसी बोलता है, हाँ, ठीक है, इसे आगे करो।
फिर हमें रेस्टिंग एरिया की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ रेड कलर की रोशनी आ रही होती है, जिसे देखकर लियू उधर पलटती है और बोलती है, क्या स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, ये तो वो है ना। फिर एमसी अपने माइंड में बोलता है, तुम सब अपनी आंखें खोलो, मैं तुम लोगों को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर की सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी दिखाता हूँ। जिसे देखकर शिन्यू बोलता है, ओह, तो वो हमारे साथ उतने देर से खेल रहा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे एमसी का सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो इंस्ट्रक्टर्स भी घबरा जाते हैं और बोलते हैं, उस बच्चे की सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, ये इतने जल्दी 40% से भी ऊपर चली गई है। जिसे देखकर एमसी हंसता है और बोलता है, 40? मेरी सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी 96% हुआ करती थी। फिर और ज़्यादा दम लगाते हुए बोलता है, और भी ऊपर उठो। फिर उसके बाद हम देखते हैं इस अगल-बगल से शॉकवेव आना चालू हो जाता है बहुत बड़े-बड़े, जिसे देखकर वहाँ खड़े हुए सोल्जर्स भी बोलते हैं, क्या ये इतना जल्दी बढ़ रहा है? ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है और 45 फिर 50 फिर 60 हो जाता है, जिसे देखकर कमांडर याओ तेंग बोलता है, ये क्या क्या हो रहा है? कैसे उसकी सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? क्या यहाँ कुछ गड़बड़ है? तो उनके बगल में खड़ी हुई लेडी बोलती है, ये अभी भी बढ़ रही है। फिर देखते हैं हम ऐसे ही करते हुए 70 हो जाता है, फिर 80 हो जाता है। फिर वहाँ पे एक लड़का बोलता है, क्या हो रहा है? क्या उसने चीटिंग की है? फिर उसके आगे खड़ी हुई लड़की बोलती है, यहाँ कुछ गड़बड़ है इस आर्मर के साथ। फिर एमसी बोलता है, आई एम द किंग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर हूँ मैं, जिसका हर सोल्जर रेस्पेक्ट करता था। फिर आगे एमसी बोलता है, अगर ये कोर लो लेवल का ना होता, अगर ये बॉडी इतना ज़्यादा वीक ना होता, तो आज तुम सबको मैं अपने घुटनों में ला दिया होता। ये डिफरेंस है तुम्हारे और मेरे बीच, ब्रैट्स। फिर अचानक से एमसी की आंखें बड़े होने लगती है। फिर एमसी अपने कॉन्शियसनेस में चला जाता है, जहाँ एक डीमन उसे पकड़ रहा होता है। ये डीमन शायद एमसी को फर्स्ट चैप्टर में अपने हाथों से ही मारा होता है, मेरे ख्याल से। फिर एमसी बोलता है, क्या हो रहा है? मेरी स्ट्रेंथ अचानक से कैसे गिर गई? फिर हम देखते हैं एमसी के मुंह से खून आने लगता है। फिर उसके बाद एमसी बोलता है, मैं इसे और नहीं कर पाऊंगा, मेरी बॉडी और ज़्यादा नहीं झेल पाएगी। जिसे देखकर वो इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम किसके पैर को खींच रहे हो? क्या सच में यहाँ पास आर्मर के साथ कुछ गड़बड़ी थी? फिर उसके बाद इंस्ट्रक्टर आगे बोलता है, सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी इमीडिएटली गिरकर नीचे आ गया है 10% में। जिसे देखकर कमांडर के पीछे खड़ी हुई लेडी बोलती है, कमांडर, हमने टूटे हुए कोर की जांच की, इसमें एक एबनॉर्मल कोर शामिल था, इसलिए ये रैंडम नंबर्स दिखा रहा था। जिसे सुनकर याओ टेंग बोलता है, अच्छा, आर्मर में ही कुछ गड़बड़ी थी। अच्छा, ठीक है, तो ये 10% दिखा रहा है। तो वो लेडी बोलती है, हाँ, उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से ही इस टेस्ट को पास कर पाया है। फिर हमें सीन एमसी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका दोस्त सिन्यू भागते हुए आता है और चिल्लाता है, एंग। फिर उसके अगल-बगल में खड़े हुए इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, डोंट वरी, ये बस थक गया है, उसे आराम की ज़रूरत है। फिर नीचे खड़े हुए उन सोल्जर्स में से कोई बोलता है, मैंने तुमको बोला था ना, न्यूमोनिक कोर में ही कुछ गड़बड़ी थी। मेरा मतलब उसकी बॉडी को तो देखो, ये उसके लिए इम्पॉसिबल है सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी कर पाना उतने हाई लेवल तक। और कोई बोलता है, मैं सोच रहा था कि वो सच में इमेजिंग है। फिर उसके बाद आगे कोई और बोलता है, इस तरह का सिंक्रोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी कर पाना, ये कमांडर के लेवल से भी कई ज़्यादा ऊपर है। ये एक एस क्लास रीजन के लेवल जितना है। फिर सभी कोई हंसने लगते हैं। सिन्यू एमसी से पूछता है, एंग, क्या तुम ठीक हो? तो हमारा एमसी कुछ जवाब नहीं दे पाता है। हमारा सीन लियू की तरफ दिखाया जाता है, जो एमसी के बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी को देखकर डर गई थी और अपने माइंड में बोलती है, इससे मैं डर गई थी। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि इस रीजन में मुझसे भी ज़्यादा कोई है जो लोगों का अट्रैक्शन खींच सकता है। फिर हमारा सीन एमसी की तरफ दिखाया जाता है। एमसी बोलता है, मैं उनके साथ कम्पीट करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? हालाँकि मैं लकी हूँ जो मैं पास कर चुका हूँ इस टेस्ट में।
फिर हमारे यूहे को दिखाया जाता है, जो हर एक एंगल से उन दोनों की फ़ोटो खींच रही होती है। फिर हमें रेस्टिंग एरिया की तरफ दिखाया जाता है। एमसी अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अभी क्या था? ये ऐसा था जैसे कि एक ही सांस ने मेरे दिल के गहराई से स्टोर हुए सारी एनर्जी को छीन लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अकेले मेरी विल पावर के साथ मुझे कम से कम 80% अचीव करने में एबल होना चाहिए था। यहाँ तक कि भी इसे बिखरना भी नहीं चाहिए था, तो क्यों? अचानक से एमसी के आगे वाला दरवाज़ा खुलता है, जहाँ से कोई आ रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अटेंशन! जिसे सुनकर सभी सोल्जर्स या सर करके चिल्लाते हैं। फिर हमें बताया जाता है, ये होता है हमारा कमांडर याओटेंग। उन सभी लोगों से बोलता है, कांग्रेचुलेशन सभी को, तुम्हारे लास्ट असेसमेंट को पास करने के लिए। अब होगा तुम्हारा अगला रियल कॉम्बैट प्रैक्टिस। तुम सभी लोग पहली बार एक डिमोनिक मॉन्स्टर को फेस करने वाले हो। आई होप कि तुम लोग इस असेसमेंट को सेफली और स्मूथली पास कर लोगे। फिर उनके बगल में खड़ा हुआ तगला इंस्ट्रक्टर बोलता है, जाओ तुम सभी तुम्हारे रो में थर्ड असेसमेंट की तरफ आगे बढ़ो। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो अपने माइंड में बोलता है, मैं मरने वाला हूँ। फिर वहाँ से धीरे धीरे करते हुए चले जाता है। हमारे याओ टैंक को लाल कलर का कुछ ऑब्जेक्ट दिखता है। उसे पकड़कर एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने सच में मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है, एंग। मैं अगले इवोल्यूशन के समय डेंस फॉरेस्ट के बीच दीवार के बाहर रियल कॉम्बैट की प्रैक्टिस में देखना चाहूंगा कि तुम कैसा परफॉर्म करते हो। हमें ऊपर से हीलियस रीजन को दिखाया जाता है। फिर कोई बंदा खोलने के लिए बोल रहा होता है डोर को। फिर डोर खुलते ही बाहर के नज़ारे को देखते ही एक बंदा बोलता है, वाह, यह मेरा पहली बार है जब मैं शहर से बाहर गया हूँ। फिर हमारा एमसी बोलता है, 60 ईयर के बाद सभी कोई आइसोलेटेड सिटी में रहते हैं। फिर कोई बंदा बोलता है, तुम क्या सोचते हो, आउटसाइड एरिया के गेट्स कवर होते होंगे हमेशा फॉग में? फिर उन सभी को चिल्लाते हुए कोई बोलता है, बकबक करना बंद करो सभी कोई, चुपचाप रहो और सिटी से बाहर निकलो। तुम्हें अपना समय अपने इक्विपमेंट की जांच करने में लगाना चाहिए, वरना तुम बिना कारण जाने ही मारे जाओगे। जिसे सुनकर हमारा एमसी अपने माइंड में कुछ और ही बातें करते हुए बोलता है, उन्होंने मुझे एक और इंटैक्ट स्ट्रैंड को दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम उस समय कोर के अंदर थी। मेरी पावर एकदम से खत्म हो गई, मानो मेरा शरीर में किसी चीज से उसे रिजेक्ट कर दिया हो। क्यों हो रहा है? क्या ये रिनकार्नेट का एक साइड इफेक्ट हो सकता है? हम आगे देखते हैं, एनसी जैसे अपना पैर आगे बढ़ाता है, उसे कुछ सेंस होने लगता है। हम देखते हैं एनसी के पैर से लाल कलर की वेव निकलने लगती है, जो जितनी ज़्यादा आगे बढ़ती है, उतनी ही ज़्यादा एनसी को हर चीज़ सेंस होने लगती है। वो वेव और जितनी ज़्यादा आगे बढ़ने लगती है, एनसी को धीरे-धीरे जितने भी वहाँ पास मॉन्स्टर्स थे या फिर डीमन्स थे, वो सभी उसे महसूस होने लगती है। वो वेव धीरे-धीरे और भी आगे बढ़ने लगती है और एक केव में जाती है, जहाँ एक डीमन बैठा होता है और वो डीमन भी उसे सेंस कर लेता है और आगे डीमन बोलता है, "ये नहीं हो सकता, एक स्ट्रॉन्ग डीमन, वो भी मेरे से ज़्यादा रहेगा, यहाँ कैसे उसकी प्रेज़ेंस महसूस हो सकती है मुझे?" फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हमारे एनसी को दिखाते हैं, जहाँ एनसी इस चीज को सेंस करके बोलता है, वो क्या था? क्या जो अभी मैंने सारी चीजें सेंस की वो सभी डीमंस थे? फिर उतने में ही एनसी को कोई बोलता है, क्या तुम आगे बढ़ोगे या नहीं? जिसे सुनकर जैसे ही एनसी पीछे मुड़ता है, उसे ये चीज बोलने वाली नींव होती है और उसे देखकर एनसी बोलता है सॉरी। फिर वहां पर सीनियो आ जाता है। फिर सीनियो एंग से बोलता है, ब्रदर एंग, क्या हुआ? फिर हमारा एमसी बोलता है, सुनो तोमोई। फिर उतने में ही हमारा इंस्ट्रक्टर बोलता है, पीछे तुम चारों ग्रुप बनाओ, बाकी सब पहले से ही रेडी हो गए हैं। तुम लोग जल्दी करो और यहाँ पास आ जाओ। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो यूहे नाम की लड़की थी, उसका नाम चेंज होके मोकोतो तोमई रख दिया गया है और मेरे ख्याल से सीटू न्यू का भी नाम चेंज होके यहाँ पे स्नो हो गया है। तो मैं इन दोनों को अब इसी नाम से बुलाऊंगा। हमारा सीन तोमई की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ तोमई हमारे एमसी को बोलती है, क्या टीम बनाने की स्ट्रेटजी तुम्हारी थी?
जिसे सुनकर एमसी बोलता है, ना, मैं सिर्फ इतने में ही। स्नो बोलती है, बहुत ही कॉन्फिडेंस में, हम हमारी टीम को नीचे नहीं गिरने दे सकते। बट असलियत में बहुत ही डर रही होती है और अपने माइंड में बोलती है, ये स्कैरी था। मुझे चिंता थी कि कोई भी मेरे साथ टीम बनाना नहीं चाहता है। फिर सीनियो बोलता है, लेट्स गो ब्रदर, एंड हम अपना बेस्ट देंगे। हम हमारे कुमई को देखते हैं जो सेल्फी लेते हुए बोलती है, हमारी टीम बन गई। फिर हम देखते हैं एक स्टोन को जिसका नाम है स्पेलिंग स्टील। इसके बारे में बताया जाता है, ये बहुत सारे सॉलिड स्टोन को मिलाकर बनी हुई है। ये स्पेलिंग स्टील काम आती है फॉग को खत्म करने में। फिर हमें हमारे इंस्ट्रक्टर की तरफ दिखाया जाता है जो सभी सोल्जरों को बोल रहा होता है, तुम सभी को 4 का ग्रुप बनाकर थर्ड असेसमेंट से गुजरना होगा। मुझे यकीन है कि तुम सभी जानते होगे कि इस टेस्ट में क्या शामिल है। इस दीवारों के बियॉन्ड फॉग में तुम्हें शिकार करना है। हम आगे देखते हैं सभी सोल्जरों को कॉम्बैट डैगर के साथ साथ फॉग डिस्पेलिंग डिवाइस भी मिल रही होती है। उनके सभी छोटे पोर्शन सभी को बांटे जा रहे होते हैं। फिर उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें उनकी थर्ड असेसमेंट की टेस्ट के बारे में बताता है, ये तुम्हारा मिशन बहुत ही सिंपल होने वाला है। तुम सभी को फिल्टर करना होगा फॉग एरिया में और अपने लिए रास्ता बनाना है। जहां हमने तुम्हारे लिए पहले से ही एरिया बना रखा है, उसके बीच एक लाइट चमक रही होगी। वहाँ पे तुमको उस फॉग डिस्पेलिंग डिवाइस को लगाना है, जिससे फॉग हट जाएगी। फिर तुम्हें हंट करना होगा स्पाइनलेस डीमन का। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर स्पाइनलेस डीमन उनको बोला जा रहा है जो बहुत ही लो रैंक के हैं, और फाइन क्लास के डीमन उन्हें बोला जा रहा है जो बहुत ही हाई टियर डीमंस होंगे। हमें आगे बताया जाता है जो भी सोल्जर्स अपने दम पर या फिर अपनी टीम कोऑपरेशन के साथ किसी डिमंस को मार देता है, तो दोनों को देखते हुए डिटरमाइन किया जाएगा कि वे फेल है या पास है। फिर कोई बोलता है, हंटिंग करना फॉग में बियॉन्ड वॉल्स, ये सबसे टेरिफाइंग ट्रायल होने वाला है रुकीज के लिए। जो वर्ल्ड कवर होता है फॉग में, वहाँ वॉरियर को जरूर फेस करना पड़ता है सबसे खतरनाक मॉन्स्टरों का। गुड फिजिक्स और स्किलफुलनेस का होना ये तुम्हें वॉरियर नहीं बनाती है। एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी जो बिना डरे फॉग में आगे बढ़ते हैं, वो एबिलिटी जिसमें अपने टीम के साथ कॉर्पोरेट और रिलाय करते हो मॉन्स्टर से फाइट करते समय, और सबसे मेन एबिलिटी ह्यूमंस को फेस करते समय अपने फियर को ओवरकम करना। अपने आसपास के एरिया में नजर रखना कि कब कहाँ डिमंस अपीयर होगा, और उसे फाइट करते समय उसे मारने के बाद तुम अचीव करोगे एक वॉरियर के टाइटल को। फिर कोई बोलता है असेसमेंट ओवर हुआ, नेक्स्ट टीम रेडी हो जाओ। फिर उन सोल्जरों को डीमन के साथ लड़ते देख ऊपर से कोई बोलता है, यहाँ बहुत सारे आउटस्टैंडिंग रूकीज है इस बैच में। हालांकि मेरा टारगेट क्लियर है, मैं इंटरेस्टेड हूँ खाली एक पे जिसका नाम है सीतू लिव, जो सीतू फैमिली से है। ये होती है हमारी हीलियोस सिटी की सेकेंड स्क्वाड्रन लीडर टाडा जेली। यहाँ पे स्नो और सीतू लिव एक ही का नाम है, बट मैं अब उसे लिव ही बोलूंगा। स्क्वाड्रन लीडर उन दोनों के तरफ देखते हुए बोलती है, तुम दोनों क्या सोचते हो? तो नीले वाल वाला बोलता है, एक मार्शल आर्ट फैमिली की चाइल्ड अगर उसे सही गाइडेंस मिले तो वो एक ग्रेट वॉरियर बन सकती है। फिर कोई बोलता है, यहाँ एक और है देखने लायक, ये होता है हमारा याव टैंक, ये है थर्ड स्क्वाड्रन लीडर। फिर आगे बोलता है, मैंने अपने माइंड में बोलता है, मैंने उस स्कोर को चेक करने के लिए भेजा था, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं थी। तो आखिर हुआ क्या था उस समय? याओ टैंग को सेकंड स्क्वाड्रन पंच मारते हुए कुल अंदाज में बोलती है, तुम क्या सोच रहे हो टैंग टैंग? इसे सुनकर याओ टैंग शर्मा जाता है और बोलता है, ऐसे मत बुलाओ मुझे। इसे सुनकर जियोल भी याओ टैंग को बोलने लगता है, जेली ही है जो तुम्हें ब्लश करवा देती है टैंग टैंग। इसे सुनकर याओ टैंग और भी ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है, ये तुम्हारे लिए भी है जोएल। फिर उसके बाद सेकेंड स्क्वाड्रन बोलती है, एक तरफ डीमंस की ग्रेड्स कंफर्म हो चुकी है,
ठीक है, हमें यहाँ इंश्योर करना चाहिए कि टेस्टिंग फील्ड में ओनली फाइनलेस डीमन हो जिन्हें हमने पहले से रेडी किया है। तो याओ टेंग बोलता है, हाँ डोंट वरी, पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हमने पहले दिनों से ही बार बार जांच की है कि हेलियस सिटी के आसपास कोई भी वन फाइन डीमंस दिखाई न दे। फिर फर्स्ट स्क्वाड्रन लीडर बोलता है, अगर एक वन फाइन डिमंस अपीयर हो भी जाता है तो हम अपना सब कुछ लगा देंगे उन फ्यूचर के वॉरियर को बचाने में। हमारा सीन ग्राउंड की तरफ दिखाया जाता है जहां एक इंस्ट्रक्टर बाकी सोल्जरों से बोलता है, करेंट ग्रुप का असेसमेंट टेस्ट फिनिश हो गया है, नेक्स्ट ग्रुप अपने आप को रेडी रखे। फिर हमारे नेक्स्ट ग्रुप को दिखाया जाता है, वो होता है हमारे एमसी का टीम। इस टीम को देखते हुए एक सोल्जर बोलता है, ल्यू के साथ ये ग्रुप जाने वाली है। तो दूसरा सोल्जर बोलता है, वो देखो ये एंग है ना, ये भी इनके ग्रुप में है। फिर हमारा सीन एमसी की टीम की तरफ दिखाया जाता है जहां एमसी बोलता है, अब ये है हमारी टर्न। फिर हम देखते हैं एमसी के हाथ में रखा हुआ फॉग डिस्पेलिंग डिवाइस को कोई छीन लेता है जिससे एमसी को पता ही नहीं चलता। ये छीनने वाली होती है ल्यू। ल्यू उन सभी को बोलती है, सभी कोई मुझे फॉलो करो, और अपने मन में कुछ सोचते हुए बोलती है, मेक श्योर करो कि तुम सब मुझ जैसे स्टार के साथ बने रहो। इसे इस तरह छीनते हुए देखकर एमसी बोलता है, वो रास्कल कहीं की, तुम्हें इतना ज़्यादा अटेंशन पसंद क्यों है? फिर उन सभी को चिल्लाते हुए एमसी बोलता है, फॉलो करो उसे। फिर हमारा सीन ल्यू की तरफ दिखाया जाता है, जो एक बहुत बड़ी ऊंची जंप लगाती है और उस जल रहे हुए रेड कलर की लाइट के पास जाकर उस डिवाइस को लगा देती है, जिससे वहां पास का फॉग हट जाता है। जिसे देखकर सेकेंड स्क्वाड्रन बोलती है, उसके पास एक रिकवरी कोर है, लेकिन उसकी फिजिक्स ब्लू एजिलिटी कोर वालों से कम नहीं है। क्या मार्शल आर्ट फैमिली में किसी की फाउंडेशन ऐसी ही दिखती है? फिर हमारा सीन लियू की तरफ दिखाया जाता है, जिसके सामने 3 डीमंस आ गए होते हैं, जिसे देखते हुए एमसी सीन्यू से बोलता है, सीन्यू बचाओ उसे। जिसे सुनकर सीन्यू बोलता है, समझ गया ब्रदर। फिर हम देखते हैं सीन्यू अपने पैर में पावर गैदर करते हुए एक लंबी सी छलांग मारता है, जिससे वो ल्यू के सामने आ सके, और सामने आते ही उन डीमंस के सामने अपना शील्ड क्रिएट कर देता है। सीनियो को कोर को इस तरह इस्तेमाल करते हुए देखकर याओ टेंग बोलता है, नॉट बैड, उसे पहले ही उस कोर की पावर का इस्तेमाल करना आ चुका है। फिर हम देखते हैं कोई अपने हाथों में डैगर को घुमा रहा होता है। ये होता है हमारा एमसी, और उन 3 डीमंस को देखते हुए बोलता है, मारो सभी को एक एक करके। ल्यू और टोमोई से ऐसा बोल रहा होता है एमसी, जिसे सुनकर टोमोई बोलती है ओके, और ल्यू बोलती है तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, और तीनों उन डीमंस पर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं फर्स्ट राउंड, टोमोई वर्सेस डीमन, जिसमें टोमोई उस डीमन से इजीली ही फाइट कर रही होती है और उस डीमन पर बहुत सारे कट्स मार देती है अपने डैगर से, और टोमोई अपने दोनों पैरों से उस डीमंस पर अपने पैर से हमला करती है, जिससे वो डीमन दूर जाकर गिरता है। फिर हम देखते हैं हमारे सीनियर को, जो अपने हाथों में पावर गैदर करके उसे एक डीमन को जोरदार पंच मारता है, जिससे डीमंस दूर जाकर गिरते हैं। उनकी फाइट को देखते हुए फर्स्ट स्क्वाड्रन बोलता है, उनकी टीम वर्क सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और टोमोई की फाइट को देखकर फर्स्ट स्क्वाड्रन बोलता है, उस लड़की में ब्लू एजिलिटी कोर ने उसकी मूवमेंट्स में रिदम बढ़ा दिया है। ये सब बातें सुनकर याओ टेंग भड़कते हुए फर्स्ट स्क्वाड्रन को बोलता है, हे तुम आखिर देख क्या रहे हो? फिर हमें सेकेंड राउंड को दिखाया जाता है, ल्यू वर्सेस डीमन को, जिसमें ल्यू डीमंस पर जंप करते हुए उसके पेट में अपने डैगर को घुसा देती है, जिससे डीमंस का पेट फूलने लगता है और ल्यू वहां से जंप कर कर आगे आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है उस डीमन को, जो एक्सप्लोड हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है थर्ड राउंड, जिसमें एमसी वर्सेस डीमन की फाइट हो रही होती है, और एमसी अपने माइंड में बोलता है, मैं उसके 3 वाइटल पॉइंट पर पहले स्ट्राइक करूंगा। फिर हम देखते हैं एमसी उसके पहले नेक पर हमला करता है, फिर चेस्ट पर, फिर उसके पेट पर, फिर वहां से आगे निकल जाता है। एमसी और डीमन दोनों ही ग्राउंड में रोल करने लगते हैं, लेकिन हमारा एमसी डैगर को जमीन में गाड़ कर बच जाता है और अपने माइंड में बोलता है,
ये कमज़ोर बॉडी मैं एक बार में सिर्फ़ लिमिटेड अमाउंट में ही पावर को निकाल सकता हूँ। मुझे इस चांस का यूज़ रियल बैटल में अपनी बॉडी की लिमिट को टेस्ट करने के लिए करना चाहिए। हम एमसी को देखते हैं जिसने अपना डैगर ग्राउंड से निकाल लिया होता है और एक स्टांस लेते हुए उस डीमन पर बहुत ही स्पीड से हमला कर दिया होता है।
हम डीमन को भी देखते हैं जिसने अपने पंच के साथ एमसी पर हमला कर दिया होता है, लेकिन बड़े ही आसानी से एमसी उस पंच से बच जाता है और डीमन के साइड के चेस्ट पर अपने डैगर को घुसा देता है और अपने माइंड में बोलता है, मैंने इससे जल्दी डॉज नहीं किया। फिर हम डीमन को देखते हैं जिसने अपने पैर के साथ एमसी पर हमला किया होता है, लेकिन एमसी पीछे झुककर उससे बच जाता है और अपने डैगर को दूसरे हाथ में पकड़कर अपने पहले वाले हाथ को ग्राउंड में सपोर्ट के साथ उस डैगर को डीमन के पेट में घुसा देता है और अपने माइंड में बोलता है, मेरी बॉडी की तालमेल बहुत ही ज़्यादा बेकार है। फिर हम डीमन को देखते हैं जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा चोट आया होता है और गुस्से में डीमन एमसी पर हमला कर देता है। उस हमले को आते हुए एमसी देख लेता है और अपने डैगर को उसकी बॉडी से निकालते हुए पीछे हटते हुए उस डीमन के नेक पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वो डीमन वहीं पे गिर जाता है और अपने माइंड में एमसी बोलता है, मेरे पास इनफ एक्सप्लोसिव पावर नहीं है। जिसे इस तरह फाइट करते हुए देखकर सीनियो बोलता है, ऐसा लगता है जैसे ब्रदर एंग अपने अपोनेंट के साथ खेल रहे हैं। तोमोई भी बोलती है, आई होप मैंने सब कुछ कैप्चर कर लिया हो। हमें लियो को दिखाया जाता है जिसके फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा होते हुए बोलती है, उसने मेरी सारी स्पॉटलाइट छीन ली। मुझे लगता है वो ऐसा जानबूझकर कर रहा है। एमसी की इस तरह की फाइट को देखकर सेकेंड स्क्वाड्रन भी हैरान हो जाती है और बोलती है, वो स्किनी बॉय कौन है? वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और फर्स्ट स्क्वाड्रन भी बोलता है, इतना ही नहीं, वो एक वेटरन की तरह मूव करता है। और हम याद टैंक को भी देखते हैं जो एमसी को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। फिर हम एमसी को देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है और अपने माइंड में बोलता है, तो मैं इस बॉडी के साथ मैं अपने पुराने एक भी स्किल का यूज़ नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं कुछ हल्की मूवमेंट्स के बाद मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मैं अपनी बॉडी के लिमिट पे आ चुका हूँ। इसलिए समय हो गया है कि तुम डीमन मारे जाओ। और एमसी बहुत ही स्पीड में डीमन की तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही एमसी उस डीमन पर हमला करने वाला होता है, फिर अचानक से ग्राउंड से एक नुकीली चीज़ निकलती है और एमसी की आँख के पास आ जाती है, जिसे देखकर एमसी पीछे हट जाता है और वो नुकीली चीज़ उस डीमन की बॉडी पे घुस जाती है। डीमन के बॉडी को इस तरह लटके हुए देखकर एमसी बोलता है, ये क्या है? तो मोई बोलती है, हमें चारों ओर से घेर लिया गया है पेड़ के जड़ों के द्वारा। फिर हम देखते हैं जमीन से एक हाथ बाहर आने लगता है और उस डीमन को साइड करते हुए एक और डीमन बाहर आने लगता है, जिसे देखकर एमसी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो डीमन जोर से चिल्लाता है, जिसकी प्रेजेंस को सेंस करके याओ टेंग डर जाता है और बोलता है सभी को चिल्लाते हुए, ये एक वन फाइन डीमन है। सभी कोई रिट्रीट करो और सिटी की ओर भागो, जिसे सुनकर सभी कोई सिटी की ओर दौड़ने लगते हैं और बोलते हैं ये एक वन फाइन डीमन है। फिर हम देखते हैं सेकेंड क्वाड्रन एंड फर्स्ट स्क्वाड्रन लीडर को दोनों ही ऊपर से जंप करते हैं और उस डीमन की ओर भागने लगते हैं। उन भाग रहे हुए सोल्जर को देखते हुए सेकेंड स्क्वाड्रन बोलती है उन सभी को, पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सब स्क्वाड्रन लीडर जी याओटेंग के साथ रहोगे, तो तुम सेफ रहोगे। वो तुम सभी को सिटी में वापस ले जाएगा। फिर हमारा सीन एमसी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ डीमन बोलता है, यहाँ तो सिर्फ ह्यूमंस हैं, लेकिन मुझे एक डीमन की स्मेल आई थी। एमसी को डीमन की बात समझ आ जाती है और एमसी अपने माइंड में बोलता है, एक ह्यूमन जिसकी सेंट डीमन की तरह आ रही है, इसके बोलने का मतलब क्या है? फिर हम डीमन को देखते हैं, वो बोलता है, इस ह्यूमन के बॉडी से डीमन की सेंट आ रही है। वो डीमन अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे सेंस करके वे सभी डर जाते हैं और ल्यू अपने माइंड में बोलती है, ये एक वन फाइन डीमन है। ये बिल्कुल भी उस पहले वाले नो फाइन डीमन की तरह नहीं है। ऐसा लगता है पलक झपकते ही मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैं अपनी बॉडी भी नहीं हिला सकती हूँ। एमसी भी उस डीमन को देख के थोड़ा डर गया होता है और अपने मन में बोलता है,
ये शरीर वन फाइन डीमन का मुकाबला अभी नहीं कर सकता है। ये पहली बार है जब मैं उस डर का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो नॉर्मल वॉरियर्स फील करते हैं जब वे वन फाइन डीमन का मुकाबला करते हैं तो। डीमन अपने हाथों में एनर्जी का छोटा-छोटा बॉल बनाते हुए बोलता है, मैं तुम सभी को अपने साथ लेके जाऊँगा। वो डीमन अपने बने हुए एनर्जी बॉल से उन चारों पर हमला कर देता है, जिससे वे चारों बेहोश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं, जो डीमन ने अपने चारों तरफ पेड़ से बने हुए जड़ों को घेरा था, उसे तोड़ते हुए सेकंड स्क्वाड्रन और फर्स्ट स्क्वाड्रन लीडर आ जाते हैं और फर्स्ट स्क्वाड्रन लीडर चिल्लाते हुए उस डीमन को बोलता है, तुम उन लोगों को छूने की भी हिम्मत मत करना, जिसे सुनकर वो डीमन हंसने लगता है और चारों ओर पेड़ की जड़ों को ले आता है और उन सब से हंसते हुए बोलता है बाय बाय और उस गड्ढे में चला जाता है जहां से वो आया था, जिसे देखते हुए सेकेंड स्क्वाड्रन लीडर बोलती है वो डीमन उन चारों को अपने साथ ले गया है। फिर हम देखते हैं वो डीमन वहां से भागने लगता है, जिसे देखकर फर्स्ट स्क्वाड्रन लीडर चिल्लाते हुए बोलता है तुम कहाँ तक जाओगे भागकर, हम तुम्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। हम देखते हैं उस डीमन ने जमीन के थ्रू रास्ता खोदते हुए बहुत ही दूर आ गया होता है और उसी का पीछा करते हुए दोनों स्क्वाड्रन लीडर यहाँ तक पहुँच जाते हैं और सेकंड स्क्वाड्रन बोलती है ये यहाँ बस आके खत्म होता है। टैंग टैंग ने लगातार कई दिनों तक इस जगह की जांच की, तो वन फाइन डीमन यहाँ कैसे आ गया था। वो हमेशा इस तरह की चीजों के बारे में केयरफुल रहता है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं उन दोनों स्क्वाड्रन लीडर के ऊपर से फिर हम उन दोनों स्क्वाड्रन लीडर के ऊपर याओ टेंग को आते हुए देखते हैं और उन दोनों से चिल्लाते हुए याओ टेंग बोलता है, जेली जेओल कहाँ है चारों बच्चे? तुमने उनका पीछा करना क्यों बंद कर दिया? तो फर्स्ट स्क्वाड्रन लीडर बोलता है याओ टेंग को, काम डाउन टेंग टेंग। वो डीमन यहाँ आने के बाद कहीं गायब हो गया है। उसका निशान यहाँ से खत्म हो गया है। फिर हम देखते हैं सेकंड स्क्वाड्रन लीडर बोलती है, ऐसा लगता है कि वन फाइन डीमन यहाँ आने के बाद अंडरग्राउंड होकर चला गया है। आगे का एरिया अनचार्टेड टेरिटरी है। हमारे लिए जल्दबाजी करना ना समझी होगी। हम याओ टैंग को देखते हैं, जैसे ही उसने जमीन को छुआ तो उसे अपनी पास्ट की एक मेमोरी याद आती है, जिसमें याओ टैंग गदर करके चिल्ला रहा होता है और उसका भाई शायद गड्ढे में गिर रहा होता है और हम उन दोनों के पीछे देख सकते हैं एक डीमन का चेहरा भी था। फिर उस बात को याद करके याओ टेंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस ज़मीन में ज़ोरदार एक पंच मारता है, जिससे वो ज़मीन पूरी टूट जाती है और चिल्लाते हुए बोलता है, "फ़किंग बास्टर्ड! ये सब मेरी गलती है। इस जगह को मुझे अच्छे से चेक करना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है।" याओ टेंग को ऐसा बोलते हुए देखकर फर्स्ट स्क्वाड्रन लीडर बोलता है, "चलो वापस चलते हैं। मुझे यकीन है कि शहर के लोग घबरा रहे होंगे। हम तीनों शहर से दूर नहीं जा सकते। हम शहर के आसपास के एरिया की जांच करने के लिए एक एक्सप्लोरेशन पार्टी को भेजेंगे, उस वन फाइन डीमन को खोजने के लिए। सेकंड स्क्वाड्रन लीडर को भी याओ टैंग को ऐसा करते हुए देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता है और अपना हाथ याओ टैंग के ऊपर रख के बोलती है, टैंग टैंग, हम में से कोई नहीं चाहता था उन चारों बच्चों के साथ ऐसा हो, लेकिन हमें शांत होने की जरूरत है। मुझे पता है कि तुम अभी बहुत ही बुरा महसूस कर रहे हो। फिर हम याओ टैंग को देखते हैं, उन्होंने उन्होंने सेकंड स्क्वाड्रन लीडर का हाथ को हटा दिया होता है और बोलता है, तुम दोनों को पहले वापस जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर और सर्च करूंगा, इसलिए मेरा चिंता मत करो। तो इस तरह बोलते हुए देखकर याओ टेंग को फर्स्ट स्क्वाड्रन लीडर बोलता है, हे टैंग टैंग, तुम सच में इतने में ही सेकंड स्क्वाड्रन लीडर बोलती है, ठीक है, सनसेट से पहले तुम वापस आ जाना, ठीक है। हम याओ टैंग को देखते हैं, जो बोलता है, हाँ, मैं जानता हूँ और दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसे देखते हुए सेकंड स्क्वाड्रन लीडर फर्स्ट स्क्वाड्रन लीडर से बोलती है, तुम्हें पता है कि हम उसे मना नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट स्क्वाड्रन लीडर चिढ़ते हुए बोलता है, मुझे पता है कि उसके छोटे भाई को पास्ट में एक डीमन ने घसीटते हुए अपने साथ ले गया था। तब से वो खुद को इसके लिए कोस रहा है।
सेकंड इज फॉर द लीडर बोलती है, अगर उसका छोटा भाई जिंदा होता तो वो उन बच्चों की उम्र का होता। मुझे यकीन है कि वे बच्चे उसे अपने छोटे भाई की याद दिलाते हैं। फिर हमारा सीन एमसी की तरफ दिखाते हैं, जहाँ एमसी अपना आँख धीरे-धीरे खोलते हुए बोलता है, हम कहाँ हैं? ज़मीन के नीचे। फिर उन तीनों की तरफ देखते हुए बोलता है, एटलीस्ट सभी कोई जिंदा तो है। फिर अचानक से हम देखते हैं, डीमन एमसी के पीछे आकर बोलता है, तुम जाग गए ह्यूमन। जिसे देखकर एमसी भी थोड़ा डर जाता है और उसके तरफ पीछे मुड़ते हुए अपने मन में बोलता है, एक वन फाइन डीमन। फिर हम डीमन के पीछे एक तलवार सी नोकीली चीज देखते हैं, जिसने उस पहले नो फाइनलेस डीमन को मारा होता है। वो डीमन एमसी से बोलता है, तुम जाग गए उन तीनों ह्यूमन से पहले। तुम सच में इन वाक्यों से अलग हो। और वो डीमन एमसी से आगे जा रहा होता है और बोलता है, अलग हवा, मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। और एकदम स्पीड से पीछे मुड़ते हुए एमसी के फेस को हाथ से पकड़ लेता है और उसे पीछे की दीवार में मारता है, जिससे आधा दीवार टूट जाता है। और एमसी से वो डीमन बोलता है, तुम हमारी तरह स्मेल क्यों कर रहे हो ह्यूमन? एक बेकार ह्यूमन की स्मेल मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? हम देखते हैं एमसी के सर से खून आने लगता है और एमसी गुस्से से उस डीमन को बोलता है, व्हाट द फक, तू डीमन किस बारे में बात कर रहा है? फिर हम देखते हैं जिस डीमन ने उन सभी को उस पेड़ के जड़ से बांधा होता है, एमसी अपने पावर से एक झटके में उसे तोड़ देता है, जिससे वो डीमन भी पीछे गिर जाता है और एमसी उस गिरे हुए पेड़ की जड़ों को पकड़ता है अपने हाथों में और उसी से एक स्लैश मारता है डीमन के ऊपर, जिस स्लैश से वो डीमन साइड होकर बच जाता है और एमसी से बोलता है, मरना चाहता है क्या तू ह्यूमन? उस डीमन के हमले से एमसी पीछे हटकर उस डीमन से पीछे आ जाता है और अपने माइंड में बोलता है, डैम इट, अगर मैं पहले वाला होता तो मैं इसके सर को एक झटके में काट देता, इसके रिएक्ट करने से भी पहले। मुझे उन तीनों को भी बचाना होगा। फिर एमसी उस डीमन की तरफ देखते हुए बोलता है, ये एक रेड कोर डीमन है। ये फुर्तीला है, इसके फ्लेक्सिबल जॉइंट्स इससे एक ही समय में ही रिएक्ट करने और जल्दी से हमला करने के लिए अलाउ करती है। एट द सेम टाइम इसकी जॉइंट इसकी टफ स्किन की प्रोटेक्शन को खो देंगे। ये एक डबल स्वॉर्ड की तरह है। फिर हम वो डीमन के पीछे लंबी सी चीज के बारे में बताया जाता है। जितने नंबर ऑफ पिन्स होंगे उतने ही हायर टीयर के डीमन होंगे। इस डीमन के पीछे नंबर ऑफ पिन 1 है, इसीलिए वन फाइन डीमन कहलाता है ये। वो डीमन एनसी से बोलता है, ये सब यूजलेस है। फिर हम देखते हैं वो डीमन हाथों में एनर्जी गैदर करते हुए एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। एमसी इससे सिर्फ अपने सर को ही डॉज कर पाता है, जिसके कारण वो डीमन एमसी के शोल्डर पर अपना हाथ घुसा देता है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो बहुत ही दर्द में बोलता है, यही एक मेरा चांस है, यही ओनली एक मेरा चांस है मेरे पास उसके वीकनेस पर हमला करने का, और उसका वीकनेस है इसके जॉइंट्स। और एमसी अपने हाथ में जिस चीज़ को पकड़ा होता है उसे उस डीमन के हाथों में घुसा देता है और उसके एक हाथ को काट कर अलग कर देता है और अपने माइंड में बोलता है, मैं इस डीमन का हर एक बॉडी पार्ट काट के अलग कर दूंगा। फिर हम उस डीमन को देखते हैं जो बहुत ही दर्द में होता है और चिल्ला रहा होता है। फिर उस डीमन को एमसी बोलता है, यू बास्टर्ड डीमन, मुझे नीची नज़र से मत देख, तू सिर्फ वन फाइन डीमन है। मैंने तेरे ही लेवल पर रहकर बहुत सारे डीमन को अपने हाथों से मार डाला है। हम देखते हैं एमसी के बातों से डीमन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने घुटनों से एमसी के पेट पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे एमसी के मुंह से खून आने लगता है और उसका आँख सफ़ेद हो जाता है और बहुत ही दूर जाके दीवार में धंस जाता है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया होता है और डीमन एमसी से बोलता है, तू ह्यूमन जानता तो है मेरे वीकनेस को, लेकिन मैं तो वुड टाइप हूँ, वो भी रेड वाला वुड टाइप कोर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं खुद को सुधार सकता हूँ। और डीमन की इस बातों को सुनकर एमसी बोलता है, ये अपने आप को हील कर सकता है? क्या ग्रीन कोर वाले ही नहीं होते हैं जो अपने आप को हील कर सकते हैं? लेकिन ऐसे कैसे ये अपने आप को हील कर सकते हैं? और एमसी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने माइंड में बोलता है, क्या ये हो सकता है कि हाफ सेंचुरी के बाद ये डीमन भी और भी ज़्यादा इवॉल्व हो गए हों? फिर डीमन को देखते हैं जो हंसते हुए एमसी से बोलता है, ह्यूमन, तू है जिसने मुझे बेकार नज़रों से देखा है। और अपने हाथ को हिलाते हुए एमसी को अपने तरफ बुलाने लगता है। फिर हम देखते हैं एमसी के शरीर से वो पेड़ों की जड़ें
आर-पार निकलने लगते हैं और उसे डीमन के पास ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो डीमन एमसी को उसके सर से पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया ह्यूमन, भूल जाओ इसे। फिर हम देखते हैं एमसी की आँख धुंधली होने लगती है और वो अपने माइंड में बोलता है, क्या इसने मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को छेद दिया है? ये इतना पेनफुल है कि मैं ढंग से साँस भी नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे एक मौका और मिला, फिर भी इस टाइम भी मैं इन डीमन्स के हाथों मारे जाने वाला हूँ। वो उन तीनों की तरफ देखते हुए बोलता है, वो तीनों भी मारे जाने वाले हैं। ठीक वैसे ही जैसे मेरे पिछले जन्म के कॉमरेड्स मेरे सामने मर रहे थे, मुझे सब कोई माफ़ कर देना। फिर हम देखते हैं कोई हँसने लगता है और बोलता है, तुझ बास्टर्ड से मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। फिर हम उस डीमन को देखते हैं जो एमसी को देखते हुए बोलता है, क्या ये ह्यूमन मर गया? ये बहुत ही ज़्यादा वीक था। अगर मैं इसे खा लेता हूँ तो मैं इवॉल्व हो जाऊँगा। मैं तुझे खाने वाला हूँ ह्यूमन। ऐसा बोलते हुए वो डीमन अपना मुँह को खोल देता है और एमसी को जैसे ही खाने वाला होता है, फिर हमें किसी की आँख को दिखाया जाता है, जो बोलता है, तू मुझे खाएगा। हम देखते हैं एमसी के पीछे एक टेरिफाइंग आँख को, जिसे देखकर वो डीमन भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और एमसी से बहुत दूर आ जाता है। फिर हम देखते हैं वही आवाज़ आगे बोलती है, तुम यहाँ इस तरह नहीं मर सकते हो ह्यूमन, वरना मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। फिर हम देखते हैं एमसी का जो रेड कोर होता है, वो टूटने लगता है और वो आवाज़ फिर से बोलता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मेरी लास्ट कॉन्शियसनेस इस तरह इस जगह में बर्बाद होने वाली है। फिर हम उस डीमन को देखते हैं जो डरते हुए बोलता है, क्या ही टेरिफाइंग प्रेशर है। एमसी को देखते हैं जिसके शरीर से लाल कलर की कुछ चीज निकलने लगती है, जिसको देखकर वो डीमन और भी डर जाता है और बोलता है, 5 फाइन 6 फाइन। फिर हम एमसी को देखते हैं जिसकी पूरी इंजरीज हील हो जाती है। फिर हम देखते हैं वो डीमन अभी भी बोल रहा होता है 6 फाइन। फिर हम एमसी के शरीर से देखते हैं वो लाल कलर की चीज एमसी को ढकना चालू कर देती है और उसे पूरी तरह से ढक लेती है। फिर हम एमसी को देखते हैं जिसकी पूरी अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो जाती है और वो एक डीमन बन जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ से एक ज़ोरदार प्रेशर निकलता है जो उस केप को भी फाड़ देता है और आसमान में चले जाती है। फिर वहाँ से एक एनर्जी का वेव निकलता है और वो वेव जैसे-जैसे दूर जा रही थी, उसके पास में आने वाले सभी मॉन्स्टर हड्डी में बदलने लगते हैं, यहाँ तक कि ग्राउंड पर भी क्रैक आने लगते हैं। फिर हमें एक डीमन को देखते हैं उड़ते हुए जो बोलता है, मैं ही हूँ जो सिर्फ एक फाइन डीमन है जो एग्जिस्ट करता है। द क्रिम्सन क्रिस्टल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस, तुम्हारा किंग। मैं अभी इसे एट फाइन डीमन ही बोलूँगा। और उस एट फाइन डीमन को देखकर वो डीमन इतना ज़्यादा डर जाता है कि एक ही बात बार-बार बोलने लगता है, एट 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 फाइन डीमन मेरे किंग। फिर हम देखते हैं वो एट फाइन डीमन उस डीमन को बोलता है, मेरे सामने झुको। जिस बात को सुनकर और उसके प्रेशर से वो डीमन वहीं पे झुक जाता है। फिर हम देखते हैं वो एट फाइन डीमन उस डीमन को बोलता है, तुम मेरे मेरे नाम से पुकारो। फिर हम देखते हैं वो डीमन डरते हुए बोलता है, क्रिम्सन पॉइंट किंग। हम याओ टैंग को देखते हैं जो बहुत ही स्पीड में कहीं जा रहा होता है और एक डीमन के पीछे से इतने तेजी से गुजरता है कि उस डीमन को सेंस भी नहीं होता और वो अचानक से उस डीमन के पीछे आ जाता है और उस डीमन को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो डीमन वहीं मर जाता है और एक और डीमन उसे देखकर भागने लगता है। फिर याओ टैंग उसे भी अपने पैर से कुचल के मार डालता है। फिर बोलता है, मैंने इस जगह की पेट्रोलिंग कर ली है, यहाँ सिर्फ 2 फाइन डीमंस थे इस एरिया के अंदर। मुझे लगता है कि मुझे उन बच्चों को दूसरी ओर खोजना पड़ेगा। फिर वो बोलता है आगे, मुझे लगता है वो बच्चे यहाँ नहीं मिलेंगे। इससे पहले कि रात हो मुझे उन्हें जल्दी ही खोजना होगा। फिर अचानक से उसे एक पीछे में एनर्जी वेव महसूस होती है। ये वही एनर्जी वेव होती है जब 8 फाइन डीमन जागा होता है। ये एनर्जी वेव आस-पास के जितने भी पत्थर होते हैं उन्हें तोड़ देता है और इस एनर्जी वेव को याओ टैंग महसूस करके बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है, व्हाट द हेल! इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव। और आगे बोलता है ये एनर्जी वेव उस डायरेक्शन से आ रहा है। क्या हो सकता है वो बच्चे उधर ही हों? हमारा सीन केव की तरफ शिफ्ट होता है और मेरे ख्याल से 8 फाइन डीमन हाइट में छोटा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं वो लेडीज़ जैसे हील बना रहा होता है अपने पैरों पर और उस डीमन के आगे खड़े हो जाता है। उसको इतने पास में देख के डीमन डर जाता है और बोलता है मेरे किंग। तो 8 फाइन डीमन बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि
जब मैं वापस लौटूंगा तो स्काई पहले जैसे ही काला होगा। इसका मतलब तो मुझे भी समझ नहीं आया होता है। और वो एट फाइन डीमन आगे बोलता है गुस्से से उस डीमन को, मेरे सवालों का जवाब दो। जिसे सुनकर वो डीमन डर जाता है और बोलता है, ठीक 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 है मेरे किंग। फिर एट फाइन डीमन आगे बोलता है, जब मैं गायब हुआ था तब भी वही पांचों डीमन लॉर्ड्स थे और अभी भी हैं क्या? तो वो डीमन बोलता है, हाँ मेरे किंग, अभी भी वही पांचों अभी भी डीमन लॉर्ड्स है। उनकी पोजीशन अभी भी चेंज नहीं हुई है उन 5 लॉर्ड्स की। इस बात को सुनकर एट फाइन डीमन बोलता है, ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के साथ बहुत ही शांति से रह रहे हैं, इसलिए वो भूल गए हैं कि उन्होंने 60 ईयर पहले मेरे साथ क्या किया था। और फिर वो हंसने लगता है। फिर आगे बोलता है, मैंने इस शरीर को अपने वैसल के तौर पे चुना क्योंकि ये ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर माना जाता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि रिनकार्नेट होने के बाद मेरा शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये डीमन सोच रहा था कि ये पास्ट में रिवाइव होगा, क्योंकि हमारे एमसी का बॉडी पास्ट वाला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी था। बट हम देख सकते हैं एमसी अभी फ्यूचर में रिवाइव हो गया है, वो अभी 60 ईयर के बाद। तो हम देख सकते हैं जब वो रिवाइव हुआ तो एक कमज़ोर बॉडी में रिवाइव हुआ है। और ये बॉडी इस डीमन को पसंद नहीं आ रही होती है, इसलिए ये डीमन बोलता है, ये सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। मेरी कॉन्शियसनेस का लास्ट हिस्सा है और ये ही इस तरह से बेकार सिचुएशन में बर्बाद हो गया है। अगर मैं एक बार फिर अपीयर होना चाहूँ तो ये शायद मेरे कंप्लीट अवेकनिंग के समय ही होगा। और अपने ही गले को पकड़ते हुए बोलता है, तुम सच में मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रहे हो। मुझे ह्यूमैनिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को धीरे-धीरे जागने और फाइंड वाली यादों को समझने के लिए वेट करना होगा। तो वो डीमन आगे बोलता है, माय किंग, क्या आप बोल रहे हैं कि ये फाइंड मेमोरी वो है जिनका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें इवॉल्व करना होता है? तो वो एट फाइंड डीमन फाइंड मेमोरी के बारे में बताता है। फाइन हमारे बॉडी पर पहले से ही दिखाई देती है। इनकी अमाउंट हमारी स्ट्रेंथ के लेवल को शो करती है और जितना फिन होता है उतना ही हायर लेवल होता है। हमारे डार्क क्लैन के लीडर ने न्यू फिन इवॉल्व की और ग्रो होने के लिए उन्हें फिन मेमोरी की जरूरत पड़ी। ये हमारी रेसेस की सबसे यूनिक एबिलिटी है। ये ह्यूमन वॉरियर जिसे एंग बोला जाता है करेंटली अभी ये तुम सभी की ही तरह है, सिवाय इसके कि तुम्हें इवॉल्व होने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ती है तुम्हारे ही लेवल के डीमन को डिवोर करने के लिए, जबकि इस ह्यूमन को सिर्फ जरूरत है अपने से हायर डीमन को डिवोर करने के लिए बस। इट फाइन डीमन आगे बोलता है, फिन मेमोरी को समझने और ऑब्टेन करने और उन्हें इवॉल्व करने के लिए यह एक प्रेजेंट है जो मैंने इस ह्यूमन को दिया है। और हंसने लगता है। फिर हम डीमन को देखते हैं जो चिल्ला के बोलता है, मेरे किंग, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा, यहाँ तक कि मैं आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी बन जाऊंगा। ऐसी बातों को सुनकर एट फाइन डीमन बोलता है, तू मेरा हेल्प करेगा, ऐसा करने के तू काबिल नहीं है। फिर एक झटके में ही उसका गला काट देता है। फिर आगे बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ ये है कि तुम इस ह्यूमन वॉरियर का पहला फिन मेमोरी अवेकन करने में हेल्प करोगे। ह्यूमन वॉरियर, मैंने तुम्हारे लिए पहला स्टेप प्रिपेयर कर दिया है, इसलिए जब तुम फ्यूचर में लेवल अप करते हो तो मुझे डिसअपॉइंट मत करना। मुझे तुमको एक फाइन डीमन बनाने की तरफ स्टेप बाय स्टेप अवेकन करने की जरूरत है, और जब ये समय आएगा तो मैं अपनी स्लम्बर से एक बार फिर उठ जाऊंगा। उस डीमन का चेहरा ब्रेक होने लगता है और वहाँ से एमसी निकलता है और एमसी धीरे-धीरे नीचे गिर रहा होता है। फिर हमें एमसी के कोर को दिखाया जाता है। वो डीमन डीएनए बन के उस कोर में घुस जाता है और एमसी के ब्लड और बोन में मिक्स होने लगता है। वो डीमन स्लम्बर में चला जाता है और एमसी को बहुत सारे हाथ खींच रहे होते हैं। फिर देखते हैं हम एमसी के पास अंधेरा होने लगता है। फिर एक रोशनी दिखाई जाती है। फिर कोई बोलता है, माय किंग, हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वो अभी भी मेरा इंतजार कर रही होगी वापस आने का। एमसी भी बोलता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम सभी को यहाँ से बाहर निकाल लूंगा।
फिर हम देखते हैं एमसी का कॉमरेड एमसी के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देख के एमसी भी थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसका कॉमरेड बोलता है, "पर हम तो पहले ही मर गए हैं।" फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो बहुत ही डरावना दिख रहा होता है। वो आगे बोलता है, "फिर क्यों? अकेले आप ही बचे हैं, माय किंग।" ऐसे डरावने चेहरे को देखकर एमसी भी डर जाता है और अपने सपने से उड़ जाता है और बोलता है, काँपते हुए, "अच्छा, ये खाली एक ड्रीम था।" फिर हँसने लगता है।